जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। वेट 1 और मोर मिनट ताकि बाकी बच्चे भी जॉइन कर लें। अभी सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आए हैं। चलें, मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है ताकि बच्चे ज्वाइन कर लेंगे जब उन्हें करना होगा। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टास्क ये है कि जैसे हमने इस पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करना है और आपने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस इसके किए थे 4-5 मुश्किल बीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने 1-2 छुड़वाए हैं, वो मैं खुद कराऊंगा। तो मोनोटोनस ना हो जाए काम के आज भी थ्योरी क्वेश्चंस करें तो एक जैसा लगे। तो आई एम स्विचिंग ऑन टू एमसीक्यूज और आज का पैटर्न हम ये रखेंगे कि एक एमसीक्यू एक क्वेश्चन को स्टूडेंट को असाइन होगा, वो उसका जवाब देगा। बाकी स्टूडेंट्स उसको करने के बाद मुझे प्राइवेट में जवाब देंगे। मेनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टूडेंट की होगी ताकि मैं इंडिविजुअली स्टूडेंट को जज कर सकूं कि वो कितना समझ पा रहा है क्वेश्चंस को। फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका जवाब बताऊंगा ताकि जिनसे नहीं हुआ वो समझ लें उसको। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप क्वेश्चन 1 के बाद 2 पे चले जाएं और अपना आंसर पोस्ट कर दें। मैं आपको बस बताता रहूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। और अगर गलत होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उस क्वेश्चन में पूरी क्लास ना आए। सही है। तो आप चाहें तो इन द मीन टाइम आगे बढ़ सकते हैं। सो अब्दुल्ला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले हम जिस तरह आपके नाम है ना इसमें अटेंड मीटिंग में उसी ऑर्डर में जाएंगे। अब्दुल्ला, आपको आवाज़ आ रही है? यस सबसे टॉप पे आपका नाम है। यस बेटा, सर। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें। आप मुझे इसका जवाब देंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी करके प्राइवेट में जवाब दे सकते हैं। और मैं भी प्राइवेट अगर में दूं या नहीं मिस्टर नहीं, माइक? आप भी प्राइवेट में दें। ओके। ठीक है, सब स्टूडेंट्स प्राइवेट में जवाब दे दें। और ये है कि जिससे फिर मैं भी सॉल्व कराऊंगा अगर किसी से सॉल्व नहीं होगा तो। अगर सबसे सॉल्व हो गया होगा, आंसर सबका सेम आया होगा, तो टाइम बचाने के लिए हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे।
तो जब आप लोग प्राइवेट में जवाब दें तो इस तरह लिख कर दीजिएगा क्वेश्चन 1 का आंसर, क्योंकि हो सकता है जब आप आगे चले जाएं तो आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाए। अभी तो आप कह देंगे क्वेश्चन 1 का आंसर ये, तो मुझे समझ में आएगा कि 1 की बात कर रहे हैं। पर एक स्टूडेंट अगर बार बार 2-3 आंसर देगा और उसमें नंबर नहीं लिखेगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा वो कौन से क्वेश्चन का नंबर आंसर बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिएगा। जी फेमिना, आपका आंसर सही है बेटा। अब्दुल्ला, क्या स्टेटस है बेटा? हो सॉल्व हो पा रहा है या और टाइम चाहिए अभी? सर मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। अब्दुल्ला, आपका आंसर सही है। बाकी जानजेब और फरजाम ये आंसर, जानजेब आपका आंसर सही नहीं है, फरजाम आपका आंसर सही है। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन 1। फेमिना, आपका क्वेश्चन 2 का आंसर भी सही है। क्वेश्चन 1 देख लें जरा आप लोग कैसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने एक इक्वेशन लिखनी थी कि GCH2 जो है, इसको जब आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में और 1 मोल वाटर में। क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, जिसको आप रेस्पिरेशन कहते हैं, वो कंबशन नहीं होती है, इसको सेलुलर कंबशन कहते हैं बॉडी में। सो जब आप इसका मास निकालेंगे यहाँ से तो दैट विल बी 12 + 2 इज 14 + 16 इज 30। 30 को केजी लिख लें आप।
और दैट इज गोइंग टू बी 44 kg। तो जब 30 kg कार्बोहाइड्रेट बर्न करती है आपकी बॉडी तो 44 kg जो है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से निकलती है। अगर आप 1.8 kg बर्न करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डी होगा, एंड डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सही। सो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में है अफाफ। अफाफ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। मरियम बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं क्या आंसर है, और मलिया आप भी। अब्दुल्ला आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया वो सही है। ठीक है अब्दुल्ला आप आंसर जी। मरियम सही आंसर है इसका। जी एहतशाम सही आंसर दिया आपने भी। सर, जी। सर क्वेश्चन 3 में डाटा बुकलेट किसकी बात हो रही है? मतलब पीरियोडिक टेबल आपको ना एक इस तरह से जो आपका सिलेबस होता है ना जी। उसके एंड में एक डाटा बुकलेट लगी हुई होती है। मैं देखता हूँ मेरे पास क्या सिलेबस अवेलेबल है, दिखाता हूँ। जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे तो आपको ये डाटा बुकलेट हम प्रोवाइड करेंगे, और आपके पेपर में पेपर 1 में और पेपर 2 में ये एग्जामिनर की तरफ से भी प्रोवाइडेड होगी। ओके, अभी ठीक हम है इसको तो स्किप कर दें फिर इस क्वेश्चन को? नहीं नहीं स्किप नहीं करना है, उसमें से सिर्फ टेबल यूज करना होता है। अच्छा। डेटा बुकलेट लगे होने का मतलब होता है कि आप उसमें से कोई ना कोई डेटा हासिल करें। अभी इस क्वेश्चन का मतलब है आप उसमें से प्योर टेबल यूज करें। बहरहाल मेरे पास अभी एक सेकंड रुकें, मैं आपको यहाँ से सर्च करके दिखाता हूँ। सिलेबस ये रहा 11 का सिलेबस। तो ये जो आपका 11 का सिलेबस है ये आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से 9701 लिखकर। इसके बिल्कुल एंड में जो है ना यहाँ पे एक हेडिंग आने वाली है डेटा बुकलेट की। ये डेटा बुकलेट इसके अंदर 10-12 टेबल्स होते हैं इस तरह लिखे हुए टेबल ऑफ कंटेंट। उसमें से देखें टेबल ऑफ कंटेंट नंबर 11 है प्योर टेबल, आखिरी टेबल प्योर टेबल होता है। सारे टेबल यूज होंगे अलग अलग चैप्टर्स में। ये जिसके बाद आपका पहला चैप्टर है इसके बाद वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके अंदर ये टेबल यूज होना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये डाटा बुकलेट आप पूरे साल यूज करते रहेंगे। स्टूडेंट्स को जब इशू की जाती है तो वो हर क्लास में लेकर आते हैं। तो अभी बहरहाल इसमें से प्योर टेबल यूज करना है क्योंकि आपको मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्होंने कहा है। ये जो भी। अच्छा जी अफाफ आपका जवाब आया अभी तक?
जी क्वेश्चन 2 का आंसर बिल्कुल सी है। क्वेश्चन 2 में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जरा माइक अनम्यूट करके हमें बता दे या चैट में लिख दे, तो मैं सॉल्व करूँ, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँ, और ताकि टाइम जाया ना हो। जी अलिशबा, क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है आपने। अलिशबा खान, क्वेश्चन नंबर 3। एनीवन हैव एनी इशू इन क्वेश्चन नंबर 2 तो जरा लिखें चैट में, तो फिर मैं सॉल्व कर दूं। मलिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। एक सेकंड, आपने 3 का आंसर दे दिया। एक मिनट। जी मलिया, आपका आंसर सही है, और एहतशाम आपका आंसर भी सही है। जी मोहम्मद फरजाम, आपका आंसर भी सही है। अफाफ बेटा, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन 5 का आंसर दे दिया, 3 और 4 का तो दें पहले। ये आपने 3 का आंसर लिखना था, 5 लिख दिया गलती से। और ये अभी तक आंसर नहीं आया बेटा। अलिशबा खान, आपसे नहीं हो रहा तो पूछ लें। जी अलिशबा। और जानजेब अली खान, अभी तक जवाब नहीं आया बेटा। जोया सलमान, बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। नहीं अलिशबा, सही आंसर नहीं है। मैं आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आंसर है आपका इसका ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसको सॉल्व इस तरह करना था आपको, क्योंकि पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तादाद, क्वांटिटी। नंबर, क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्योंकि बेटा बात ये कि एक मोल होगा ना, एक मोल होगा तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब मोल एक के बजाय 2 हो जाएंगे तो फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। पार्टिकल निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये हुआ, एक मोल के पार्टिकल्स इतने हैं तो 2 के इसका डबल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 500 cm³ गैस में आपको
मोल्स निकालना पड़ेंगे। तो 500 cm³ गैस के मोल्स जो हैं, मोल्स होते हैं गैस के वॉल्यूम अपॉन मोलर गैस वॉल्यूम 24,000 cm³। तो 24,000 cm³ जो होगा वो 5/240 होगा। ये आंसर आएगा आपका। जब मोल्स आ जाएंगे, उस मोल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 से, तो ये आंसर होगा आपका ए। आई होप दिस इज क्लियर। दो फॉर्मूलाज लगेंगे, पहले मोल निकलेंगे और फिर मोल से पार्टिकल्स निकलेंगे। ये मोल्स यहाँ आ जाएंगे और फिर 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई होंगे। जो आंसर आएगा वो ये होगा फिर। अच्छा जी, ये थोड़ा लंबी कहानी। क्वेश्चन 4 ये सॉल्व करना है एहतशाम भाई, आपने, एहतशाम अहमद। और इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी कि आपने क्या करना है बेटा एहतशाम। मीथेन, जो पहला हाइड्रोकार्बन है मीथेन, दूसरा इथेन और तीसरा प्रोपेन, कम से कम 3 हाइड्रोकार्बन की इक्वेशंस को लिखकर बैलेंस करना है कंबशन, और देखना है कि उसके ऑक्सीजन का ट्रेंड क्या आ रहा है। ठीक है, जब कार्बन की वैल्यू बढ़ रही है तो ट्रेंड क्या आ रहा है। वो ट्रेंड फिर आपने स्टेबल में से सिलेक्ट करना है। जिससे सॉल्व हो जाए वो आंसर बता के क्वेश्चन 5 पे चला जाए। मैं फिर बताता हूँ 4 सही सॉल्व किया उसने कि नहीं। जी फरजाम, आपने सही सॉल्व किया है। जोया अभी क्वेश्चन 4 असाइन किया है हमने क्लास को, अभी क्लास से ट्राई कर रही है। तो शाम भाई का टास्क है, जब ये कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं अब्दुल्ला बेटा, ये आंसर नहीं है इसका क्वेश्चन 4। नहीं एहतशाम, ये आंसर सही नहीं है। और जोया, आपका आंसर भी सही नहीं है क्वेश्चन 4 का। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा देखें कैसे करना था क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो है, इसमें आपने ये देखना है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्केन में बढ़ती हैं तो फिर उसके साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज होते हैं, उसका ट्रेंड क्या है। क्या वो चेंज ही नहीं होते। डी का मतलब है नो चेंज। सी का मतलब है कि इंक्रीज होते हैं विद डिक्रीजिंग रेट। सी का मतलब है इंक्रीज विद डिक्रीजिंग वैल्यूज। और ए का मतलब है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वैल्यूज। इंक्रीज विद डिक्रीजिंग वैल्यूज का मतलब होता है कि फर्ज करें
ए बी सी डी 4 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू जो है ना वो 18 है, और तीसरी वैल्यू जो है ना वो 26 है। तो यानी कि पहली और दूसरी में डिफरेंस आया 8 का, दूसरी और तीसरी में डिफरेंस आया आपका 24 कर लें 6 का, और फिर ये जो है ना कोई 30 आ गई वैल्यू, तो इसमें डिफरेंस आ गया 30 नहीं 29 कर लें 5 का। यानी कि वैल्यू वैसे तो इंक्रीज हो रही है, पर इनके बीच का आपस का डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। जबकि इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वैल्यू का मतलब होता है ए बी सी डी, पहली 10 है ना तो दूसरी 20 है, तो यहाँ से वैल्यू बढ़ी और 10 का डिफरेंस आया। तो तीसरी 35 है, यहाँ बढ़ी भी और डिफरेंस भी बढ़ा 15। चौथी जो है ना वो 60 है, ये बढ़ी भी और डिफरेंस भी बढ़ा, क्योंकि ये ग्रेडियंट देखना पड़ता है आपको। ग्रेडियंट इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है ये, और ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ठीक है, बी का मतलब है इंक्रीज विद कांस्टेंट वैल्यूज। इंक्रीज हो रहा है पर एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होने का मतलब होता है कि अगर पहली वैल्यू 10 है तो दूसरी 20 है, तो तीसरी 30 है, तो चौथी 40 है, तो फिर 50 है। सब में डिफरेंस 10 10 10 10 डिफरेंस जो है ना वो बराबर का आ रहा है। सही है। तो अब आपको मैंने ग्राफ के जो शेप्स हैं उनके मायने एक्सप्लेन कर दिए। अब देखते हैं कि एल्केन केमिस्ट्री पे इनमें से कौन सा मायना अप्लाई होता है। तो उसके लिए मैंने आपको एहतशाम हिंट दी थी कि आप क्या करो बेटा कि CH4 C2H6 और C3H8 की कंबशन लिख लो पूरी पूरी। सही है। तो ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O, जिसके वजह से आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 3.5 लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3CO2 प्लस 4H2O, जिसकी वजह से आपको यहाँ 5 लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो कौन ये नो चेंज वाली बात तो गलत हो गई। जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ज़्यादा हो रहा है। सेम नहीं है तो डी तो कट गया। अब जो ज़्यादा हो रहा है उसमें आपस में डिफरेंस कांस्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है। आगे हम प्रेडिक्ट करके देखते हैं, आगे हम खुद से क्या लगाते हैं 6.5 लगा के देखते हैं ट्रेंड के हिसाब से। तो क्या वो बैलेंस हो रही है, तो उसका मतलब हमारा ट्रेंड सही जा रहा है। C4H10, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्लस 4 5 वाटर, तो बिल्कुल सही जा रहा है। इतनी ऑक्सीजन से बैलेंस होगा। वो 6.5 मतलब 13 ऑक्सीजन से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 13 ऑक्सीजन है, क्योंकि राइट पे भी 13 ऑक्सीजन है। 8 प्लस 5 इज 13, लेफ्ट पे भी 13। तो बी आंसर है कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं पर कांस्टेंट इंक्रीज है, कांस्टेंट इंक्रीज 1.5 का इंक्रीज। तो ये जो ग्रेडियंट आएगा ये 1.5 आएगा, 1.5 आएगा ग्रेडियंट। 1.5 के उससे वैल्यू से इंक्रीज होती चली जा रही है। यानी कार्बन नंबर वन पर वैल्यू होगी 2, तो फिर कार्बन नंबर 2 पर वैल्यू होगी 3.5, कार्बन नंबर 3 पर वैल्यू होगी 5। इन सब पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी, जिसका ग्रेडियंट 1.5 होगा। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन 4 समझ में आया बेटा सबको? एहतशाम भाई क्लियर है अब? अच्छा, एहतशाम के बाद हमारे पास लिस्ट में है फेमिना। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लें।
सर मेरा ए और बी में दोनों में सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 5 में यस सर। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्वेश्चन 5 का आंसर या तो ए है या तो बी है। सर पहले तो मैंने इसके हाइड्रोजन के मोल्स निकाले, तो मोल्स ए और बी दोनों के 0.5 आ रहे हैं, तो अगर उसको मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी सेम आंसर आएगा। सॉरी, यस सर, मेरा भी यही आ रहा है, दोनों के सेम आ रहे हैं 0.5 मोल्स और फिर एवोगाड्रो नंबर सेम आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ें दोबारा। एक मतलब ये नहीं है कि अगर ऊपर आपने एक एवोगैड्रो वाला क्वेश्चन कर लिया तो हर चीज उसी से सॉल्व होगी। कुछ और पूछ रही है क्वेश्चन में। जी मोहम्मद फरजाम, आपका आंसर सही है। जी जानजेब, आपका जवाब भी सही है, जानजेब अली खान। नहीं मलिया, आपका जवाब भी सही नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, आपका जवाब भी सही। यहाँ देखें जी, फेमिना माइक अनम्यूट करें बेटा। जी सर। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो पहले तो मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तुमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स। वो जो आप पार्टिकल्स निकाल रही हैं ना, उसके लिए आपने ये किया है कि सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालें। आप ये काम कर रही है 1/2, आंसर आया 0.5। फिर आप डायरेक्ट चली गई पार्टिकल्स पे। 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये हो गया कहानी गलत, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻23, ये आएंगे H2 के पार्टिकल्स, क्योंकि इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो H2 है। वो आपसे एटम पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूल है। एक H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। आ रही है बात समझ में? जी। एक H2 मॉलिक्यूल में 2 पार्टिकल होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके थे। या तो आप H2 के पार्टिकल्स निकाल के जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो वो दोबारा से 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाए। या तो जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 0.5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 1 मोल ऑफ एटम बन जाएगा। 1 मोल ऑफ एटम बन जाएगा। ओके। इसी तरह जब 1 मोल H2 होता है तो 2 मोल एटम होते हैं। तो अगर 0.5 H2 है तो एटम कितने होंगे? 1 मोल एटम होगा ना। 1 मोल एटम में कितने पार्टिकल होते हैं, ये आपका असल में सवाल है। तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ एटम्स? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? आंसर इज 6.02 इंटू 10⁻23। 0.5 नहीं, इसलिए पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आप ए और बी को दोबारा गलत सॉल्व कर रहे थे सारे। ए और बी को सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि ए और बी के आपने मोल निकाले
और क्योंकि उनके मोल सेम आ रहे हैं, जैसे इसके मोल 0.5 आ रहे हैं, उसके मोल 0.5 आ रहे हैं, तो आपने कहा जी इनके पार्टिकल तो सेम आ जाएंगे। आपने दोबारा इनके एटम देखने हैं। CH4 के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। तो अगर CH4 0.5 मोल आ रहा है ना आपके पास, उसके अंदर 2.5 मोल एटम्स हैं। ये आपका ए का आंसर हो गया। एंड वी आर लुकिंग फॉर 1 मोल ऑफ एटम। बी किस तरह सॉल्व होगा? बी के एक मोल में, सॉरी ए के अंदर तो CO2 दिया हुआ है, CO2 के अंदर 3 मोल एटम है, 3 मोल, 0.5 से 1.5 मोल हो जाएगा। बी में दिए हुए एक मोल CH4 में 5 एटम्स हैं, तो बी में 0.5 मोल से 2.5 मोल एटम्स बनेंगे। इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है, ए और बी में से। सी आपका जवाब है, क्योंकि 20 ग्राम नियॉन में 1 मोल बनेगा और वो नियॉन मोनोएटॉमिक मतलब एटम्स की बनेंगे। सी आपका जवाब है, इससे 1 मोल आंसर आएगा, 1 मोल पार्टिकल सी। सबको क्लियर है ये? जी क्लियर हुआ आपको बेटा? जी सर। वर्डिंग्स को गौर से समझें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक मलिया हैं, नहीं फेमिना के बाद जानजेब अली खान है। जी क्वेश्चन 6 सॉल्व करें बेटा। जी मलिया आपका जवाब सही है। जी जानजेब आपने सही सॉल्व किया है, आंसर बी है। तो वो बच्चे जी अफाफ आपने भी सही सॉल्व किया, इसका आंसर बी है। आई थिंक ये आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें बस बैलेंसिंग चेक करनी है, बी ही बैलेंस है, बाकी कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद मलिया आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो जल्दी से। नहीं बेटा मलिया गलत आंसर है। जानजेब आपका आंसर भी गलत है। मलिया दोबारा करें, केयरफुली देखें क्या पूछ रहे हो। नहीं अब्दुल्ला आपका आंसर भी गलत है। जी जो है आपका आंसर सही है। मरियम आपका आंसर भी गलत है। मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन 7। मेजॉरिटी स्टूडेंट से क्वेश्चन 7 नहीं हो रहा।
ऑल दो क्वेश्चन 7 जो है वो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने आपको फरजाम, एक सेकंड मैं देखता हूँ आंसर। मैंने आई थिंक जी फरजाम आपका आंसर सही है और अफाफ आपका आंसर भी सही है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करवाया था जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो भाई ये इस तरह आसान है, आपको इन दो को उठाना है यहाँ से बस। 2 मोल्स ऑफ सोडियम एजाइड का रेशो 3 मोल नाइट्रोजन से, इसका मास है, इसका वॉल्यूम है। मास में क्या करना है आपने, इसका पूरे का मास निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और वॉल्यूम तो 3 मोल गैस का वॉल्यूम, 3 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 72 डीएम क्यूब, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24 डीएम क्यूब, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात की आपसे। तो 14 टाइम्स 3 प्लस 23, 65 टाइम्स 2 इज 130। तो भाई 130 ग्राम जो है ना, 130 ग्राम 72 डीएम क्यूब देता है। 50 ग्राम क्या आंसर देगा एक्स, तो वो जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा सी। तो अगेन आप लोग देख लें आप क्या गलती कर रहे थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था बेटा। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे थे, भूल गए शायद आप कैलकुलेशन। ये मैंने क्लास में करवाई है मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको, ठीक है। एनी हाउ उसके बाद मरियम आरिफ आई थिंक आप सॉल्व करनी थी ये, मोहम्मद फरजाम आप जो हैं वो 8 सॉल्व करें। नहीं ये मलिया सॉल्व करनी थी, मरियम आरिफ आप 8 सॉल्व करें बेटा, क्वेश्चन 8।
टेस्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना मुश्किल नहीं है ये। फरजान 8 कहाँ है बेटा? जवाब 8 का। बाकी बच्चे कहाँ है 8 का जवाब? जी एहतशाम भाई आपका 9 का आंसर सही है। वो फरजान भाई 8 का आंसर बी सही है। बाकी बच्चों ने पता नहीं जवाब दिया है नहीं दिया है, कहाँ का है। बिल्कुल 10 पर आ जाए जरा सब लोग। ठीक है 9 मैंने इसलिए स्किप करवाया कि वो हम क्लास में कर चुके थे, अभी थोड़े दिनों पहले ही करा है। शयान अहमद जी क्वेश्चन नंबर 10 करें बेटा। 10 सॉल्व कीजिए।
ध्यान से बेटा क्वेश्चन नंबर बताएं किस क्वेश्चन का आंसर है। और मोहम्मद फरजाम जी बिल्कुल आपका आंसर 10 का सही है। बाकी सब बच्चे 10 का आंसर बताएं जल्दी। नहीं ए नहीं है बेटा, ए इज नॉट द आंसर। जी अफाफ बी आंसर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों को कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन 10। 10 में ऑब्वियसली आपने सोडियम एजाइड का रेशो रखना था नाइट्रोजन से, तो वो है 2:3 मोल। तो स्टूडेंट समझते हैं कि जब आप 1 मोल इस्तेमाल करोगे तो उससे तो ऑब्वियसली 1.5 मोल बनेंगे, तो आप वो आंसर ए देने की करते हैं। 90% बच्चे यही आंसर देते हैं, बट वो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 पे ध्यान नहीं देते ये किस खाते में दी हुई है। इसके अंदर जो पहली इक्वेशन में सोडियम बन रहा है ना, पहली इक्वेशन में सोडियम बन रहा है, वो सोडियम मजीद नाइट्रोजन भी देता है। और सोडियम कितना बनता है, सोडियम उतना ही बनता है जितना सोडियम एजाइड है, 2:2। तो अगर आपके पास सोडियम एजाइड 1 मोल है तो सोडियम 1 मोल बनेगा, और जब सोडियम 1 मोल बनेगा तो नाइट्रोजन 0.1 मोल बनेगी, क्योंकि वो 10:1 का रेशो है। तो दूसरी इक्वेशन से 0.1 मोल नाइट्रोजन ऐड होगी और पहली इक्वेशन से 1.5 मोल नाइट्रोजन ऐड होगी, तो कुल मिला के 1.6 मोल हो जाएंगे वो। सही है। पर आज टाइम कम है तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह मंडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगर आपकी मेरे साथ मंडे क्लास है तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से तो स्कूल में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।